जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में हमारे समाज में ध्रुवीकरण दिखने को मिल रहा है। ये ध्रुवीकरण सिर्फ सामाजिक या धार्मिक नहीं है, आज हमारा समाज जेंडर पे भी बँट रहा है, यानी जेंडर पोलराइजेशन आज की एक अहम मुद्दा इशू बन चुकी है। ये बात सिर्फ भारत की नहीं है, हमारे देश या हमारे प्रदेशों की नहीं है। अगर आप विश्व पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि जो सामाजिक स्ट्रक्चर है विश्व का, वहाँ पे आपको जेंडर पोलराइजेशन दिखने को मिल रहा है और समाज बीच से स्प्लिट होती दिखलाई दे रही है दो गुटों में, एंटी विमेन, प्रो विमेन। अगर आप न्यूट्रल वॉइस ढूंढने जाएंगे तो आपको इक्का दुक्का मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयांश, आप देख रहे हैं टीवी 47 और आज इस समय जो किताब हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है दी धर्मा ऑफ अनफेथफुल वाइव्स एंड फेथफुल जैकल्स। अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये जो किताब है ये अनफेथफुल वाइव्स के ऊपर है तो आप गलत हैं। ये किताब वेंडी डोनिगर ने लिखा है। वेंडी डोनिगर हार्वर्ड की प्रोफेसर हैं और वो जानी मानी इंडोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, कुछ किताबें बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल्स भी हुई थी, जैसे कि द हिंदूज़ 2012 में उस पर बैन लगने की बात हुई और बैन लगी भी थी इंडिया में। तो वेंडी डोनिगर इंडोलॉजिस्ट है जो भारत की ऐतिहासिक चीज़ों पे, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे कमेंट्री क्या करती हैं, किताबें लिखा करती हैं। ये किताब महाभारत के शॉर्ट स्टोरीज़ जो आप पाते हैं महाभारत में, जिसे हम कहते हैं बाई स्टोरीज़, जो कि मेन नैरेटिव से हट के है, उनसे ली हुई है। महाभारत 18 अध्यायों में बटा हुआ है। ये 12वें और 13वें अध्यायों से इस किताब में कहानियाँ ली गई हैं। 12वां अध्याय जिसका नाम है शांति पर्व और 13वां अध्याय जो बात करता है अनुशासन अध्याय की। तो ये 12वें और 13वें अध्याय से ली हुई कहानियों का संग्रह है। इस किताब में कुल मिलाकर के 34 कहानियाँ हैं, 34 चैप्टर्स हैं। अब मैं आता हूँ किताब के ऊपर। इस किताब को एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये किताब लिखी गई और इसमें संग्रहित कहानियाँ के बारे में जो जिक्र है उसका मैं आपको एक बैकग्राउंड दूंगा। अगर आप महाभारत की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो हिस्टोरियन हैं उनके बीच में एक मैं खाई तो नहीं कहूँगा लेकिन एक दरार है इस बात को लेकर कि महाभारत कब शुरू होती है और कब अंत होता है। उस बहस में हमें नहीं पढ़ना होगा क्योंकि बहुत का कहना है कि 4th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD यानी 800 साल के समय में ये किताब, ये एपिक लिखी गई 18 अध्यायों में और हर स्टोरी और हर चैप्टर अपने अपने समय की परिस्थितियाँ रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी कि दर्शाती हैं। जब आप महाभारत पढ़ते हैं तो आपको ये समझना होता है कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और वो चैप्टर कौन सी एज में लिखी गई। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कॉन्टेक्स्ट मिस कर जाएंगे। वेंडी डोनिगर ने 12वें और 13वें अध्यायों से ये स्टोरीज़ निकाली है और इसे एक जगह पर संग्रह किया है जिसका मैंने आपको नाम बता दिया कि द धर्मा ऑफ अनफेथफुल वाइफ्स एंड फेथफुल जैकल्स। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे की तरफ जो मैंने आपसे बात की कि ये कहानी अनफेथफुल वाइफ्स की नहीं है। इस नैरेटिव में, इस किताब में जो वेंडी डोनिगर हमें बता रही हैं, इसमें कई थीम्स हैं। फेमिनिज्म तो है ही, पॉलिटिक्स भी है और भारत की इतिहास के ऊपर भी चर्चा है। भारत 4th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD, उस समय की पॉलिटिकल चर्न, उस समय की पॉलिटिकल थॉट, उस समय की सामाजिक प्रक्रिया, उस समय की औरतों का समाज में स्थिति, उनकी पोजीशन और कास्ट और जो समाज हायरार्की में बटा हुआ था उसका भी एक रिफ्लेक्शन इस किताब में मिलता है। अगर ब्रॉडर थीम्स की हम बात करें तो 3-4 ब्रॉड थीम्स हैं। नंबर 1 है फेमिनिज्म, यानी कि वैसी बातें जहाँ पे औरतों को ऑटोनॉमी की बात कही जाए कि अ वुमन इज़ नॉट एनीवन्स प्रॉपर्टी, एक औरत किसी की संपत्ति नहीं होती है, उसका अपना एक वजूद होता है। हम इसे एक सरल भाषा में अगर हम कहें तो फेमिनिज्म कह सकते हैं, अ थॉट प्रोसेस दैट टिल्ट्स टू इन फेवर ऑफ वेमेन। जो दूसरी थीम आपको इस किताब में मिलेगी वो है एजेंसी। अब एजेंसी का मतलब क्या होता है? एजेंसी का मतलब होता है द एबिलिटी टू डू समथिंग ऑन योर ओन, यानी कि अगर आपको एक कार खरीदनी हो तो आप बाज़ार में जाकर अपने पैसे से आप क्या करना चाहते हैं ये डिसाइड कर लें। आपके पिता, आपके भाई, आपकी माता, आपकी बहनें या
समाज आपको वो काम करने से नहीं रोके। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एजेंसी। तो औरतों की जो एजेंसी है कि क्या वो सारे काम कर पाती हैं जो वो चाहती हैं या उन्हें डिक्टेट किया जाता है, तो वो भी एक थीम है। जो तीसरी थीम है वो इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री है, जो मैंने कहा 4th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD, उस समय की समाज के हायरार्किकल स्ट्रक्चर और उस समय की स्थितियाँ। किताब शुरू होती है एक ऐसी कहानी से जहाँ पर एक संत अपनी वाइफ, अपनी पत्नी को लेके बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हैं, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उनकी एक डिसाइपल है उस संत की, और उन्हें बाहर जाना है। सभी को पता है कि इंद्रा जो है, जो इंद्र भगवान जिसे हम कहते हैं, महाभारत में इंद्रा की जो जिक्र है, उनका ध्यान हमेशा दूसरों की बीवियों की तरफ होता है, यानी कि ही इज़ अ लेचरस मैन। वो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कौन अपने घर से हटे और वो उनकी बीवी के साथ संबंध बना सके। तो जिस फर्स्ट चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो जो संत हैं वो जा रहे हैं और उन्होंने अपने डिसाइपल से कहा कि मेरी बीवी को कोई गलत नज़र से ना देखे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब वो जाते हैं और डिसाइपल को ये पता चलता है कि ये नियरली इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि इंद्रा के पास वो सारी पावर हैं टू सेड्यूस अ वुमन, यानी अपने तरफ औरत को रिझाने की उनमें सारी दैव्य शक्तियां हैं और उन्हें रोक पाना असंभव है। विपुल जो कि डिसाइपल है, जो लड़के का नाम है, जो अपने गुरु का डिसाइपल है, उसने डिसाइड किया कि मुझे अगर अपनी गुरु की पत्नी को इंद्रा की बुरी नज़रों से बचाना है तो मुझे अपनी गुरु की पत्नी रुचिका के शरीर में प्रवेश करना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ही लोडेड कमेंट है, ये बहुत ही लोडेड कमेंट्री नहीं, कहानी है। क्योंकि जब एक पुरुष एक औरत के शरीर में दाखिल हो रहा है तो इट्स एन ऑब्लिक रेफर, एन इनडायरेक्ट रेफर टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। धर्म की बात यहाँ पे ये आती है कि आपके गुरु ने आप पे एतबार किया है कि आप उनके एब्सेंस में उनकी धर्म पत्नी की रक्षा करेंगे, और आपने उनकी पत्नी की रक्षा करने के लिए उनकी पत्नी के शरीर में दाखिल हुए। तो जब वो वापस आते हैं गुरु और अपने डिसाइपल विपुल से पूछते हैं कि आपने क्या ये काम कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो विपुल ने कहा हमने कर लिया। लेकिन आगे चल के उन्हें बहुत ग्लानि होती है और उन्हें अपने गुरु से एक्सेप्ट करा कि आपके एब्सेंस में मुझे आपकी पत्नी के शरीर में दाखिल होना पड़ा टू वार्ड ऑफ इंद्राज गेज, यानी इंद्रा को दूर रखने के लिए। क्योंकि जब वो आए और मुझे ये बात समझ में आ गया कि नो वुमन कैन रेजिस्ट हिम, कोई भी औरत उन्हें ना नहीं कर सकती उनके चार्म, उनकी दैव्य शक्तियों को लेकर। तो मैं आपकी पत्नी के शरीर के अंदर प्रवेश करके उन्हें ना बोला, लेकिन इसमें धर्मा की वायलेशन हुई है। तो गुरु ने जवाब दिया कि तुम्हारा इंटेंशन खराब नहीं था। जिस इंटेंशन की मैं बात कर रहा हूँ वो अपने आप में एक बहुत ही लंबा चौड़ा विषय है, सब्जेक्ट है। अगर आप यूरोपियन पोस्ट मॉडर्निस्ट और मॉडर्निस्ट विचारधारा देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंटेंशन पे काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है। इमैनुअल कांट जो बहुत ही फेमस यूरोपियन फिलोसोफर हुए और उनका बहुत ही अहम योगदान है आज के मॉडर्निस्ट थॉट को शेप करने में, उन्होंने ये बात कही थी कि इंटेंशन, जिसका हिंदी रूपांतरण होगा नियति, वो हर एक चीज़ डिसाइड करता है। वॉट यू डू डज नॉट डिसाइड योर कैरेक्टर, योर इंटेंशन डिसाइड्स योर कैरेक्टर। तो विपुल जिसकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने अपनी गुरु की धर्म पत्नी रुचिका के शरीर में प्रवेश करके उन्हें इंद्रा की बैड गेज या मेल गेज से बचाया, उनकी इंटेंशन सही थी, इसलिए उन्हें माफ़ी मिलती है। ये अधर्म में नहीं आता है। जब आप किताब में आगे बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि इसकी जो थीम है वो कई बार मिसोजिनिस्ट हो जाती है। इसलिए नहीं कि वेंडी डॉनिगर मिसोजिनिस्ट हैं, वो फेमिनिस्ट हैं। इसलिए क्योंकि जो कहानियाँ उन्होंने सेलेक्ट की है महाभारत से, वो औरतों को बैड लाइट में दर्शाती है। पंचाला जो कि एक प्रॉस्टिट्यूट हैं, वैश्या हैं, वो कहती हैं कि औरतों का जन्म ही हुआ है इसलिए ताकि वो मेन को सेड्यूस कर सकें, जैसे हिंदी में हम बोलेंगे कि मर्दों को अपने चंगुल में फंसा सकें और उनकी ज़िंदगी को तबाह कर सकें। वेंडी डॉनिगर ने साइड नोट्स में इस मुद्दे पर बात करी है कि किस तरीके से कई कहानियाँ आपको महाभारत और उस एज में मिलती हैं जिसमें औरत को सिर्फ देखा जाता है एक ऑब्जेक्ट के रूप में और उससे या तो घृणा किया जाता है या तो उसे
डरा जाता है। ये भी एक थीम है जो कि अपने आप में बहुत ही लंबा चौड़ा है और वेंडी डोनिगर ने इस पर काफ़ी लंबे चौड़े बात करी है इंट्रोडक्शन में भी कि औरतों की जो पोजीशन थी समाज में महाभारत के समय में 4th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD वो किस तरीके की रही। जब आप किताब में आगे बढ़ते हैं तो आप पाते हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जो एक ऐसा राजा जिसके 100 पुत्र होते हैं और वो फिर जेंडर चेंज करता है, यानी कि वो इंसान जेंडर फ्लूइड है। आप बात करें 21वीं शताब्दी की 21st सेंचुरी, आप पाएंगे कि जेंडर फ्लूइडिटी अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है। एक समय था जब फेसबुक 56 जेंडर ऑप्शंस दिया करता था। आज आपके पास ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई एज दे देम, नॉट एज ही और शी। इसे अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर फ्लूइडिटी। तो जब आप ऐसे राजा की कहानी पढ़ते हैं जिनके 100 पुत्र होते हैं एज अ पुरुष और फिर वो अपना जेंडर बदलते हैं, औरत बनते हैं और उनके होते हैं फिर से 100 पुत्र, और राजा ने उन पुत्रों को अपनाया जो उनको हुए थे स्त्री के रूप में। तो कहानी का मतलब क्या हुआ? वेंडी डोनिगर की कमेंट्री कहती है कि इस कहानी के माध्यम से महाभारत में ये बताया जा रहा है कि विमेन इंजॉय सेक्स बेटर, यानी कि यौन क्रीड़ा औरतों के लिए ज़्यादा सुखमय होता है। और जब राजा ने अपनी जेंडर बदली और वो औरत में तब्दील हुए तो ही इम्ब्रेस द फेमिनिन नेचर मोर दैन द मैस्कुलिन नेचर, यानी उन्होंने फेमिनिन नेचर को ज़्यादा अपनाया मैस्कुलिन नेचर के कंपैरिजन में। ऐसी कहानियाँ आपको लगातार मिलती हैं। मैं फिर से आऊँगा किताब के शीर्षक पे, द धर्मा ऑफ अनफेथफुल वाइफ। ये किताब अनफेथफुल वाइफ्स की वाइसेस पे नहीं है, यानी ये पाप और पुण्य की कहानी नहीं है। ये कहानी है औरतों की एजेंसी की। अगर एक औरत अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में डिसाइड नहीं कर पा रही है तो उसकी ऑटोनॉमी नग्न है, यानी शून्य के करीब है। अगर एक औरत अपने जीवन में अपने लाइफ से रिलेटेड डिसीजन ले पाती है तो वो ऑटोनमस है और उसकी स्थिति औरों से बेहतर है। जितनी भी औरतों का यहाँ पे जिक्र हुआ है इस किताब में, वो औरतें अपनी समाज की बंधनों को तोड़ते हुए अपनी फेमिनीन, अपनी अर्जेस और अपनी पर्सनल डिज़ायर को इम्ब्रेस करती हैं। सो दिस इज़ एन एम्पावरिंग बुक, यानी कि ये सशक्तिकरण की किताब है। ये किताब पाप और पुण्य की नहीं है। अगर आप महाभारत की तरफ ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पाप और पुण्य की जिक्र ना के बराबर है। वहाँ पे जजमेंट पास नहीं होता है। वेंडी डोनिगर इस किताब की इंट्रोडक्शन में लिखती हैं कि अगर आप महाभारत को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो इंडियन एपिक हो, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, वो वेस्टर्न या किसी और रीजन के एपिक से बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे मोरालिटी पर फोकस कभी नहीं रही है। लेखक कभी भी जजमेंट किसी के कैरेक्टर पे पास नहीं किया करता है। गलत या सही ये निर्णय रीडर्स पे छोड़ा जाता है। पढ़ने वाला ये डिसाइड करेगा और वक्त ये डिसाइड करेगा कि सही क्या था और गलत क्या था। आखिरी के चैप्टर 34वें चैप्टर अध्याय में आप पाते हैं फीवर की कहानी। फीवर यानी बुखार, और बुखार की उत्पत्ति कैसे हुई। डच मेरू माउंटेन पे, मेरू जो ल्यूमिनस माउंटेन, बिजुवेल्ड माउंटेन, यानी जो ऐसा माउंटेन जहाँ पे हीरे जवाहरात भरे पड़े हों, वहाँ पे दक्ष एक बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में शिव को नहीं बुलाया जाता है। शिव की पत्नी पार्वती कहती हैं कि आप तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं भगवानों में और आपके जैसा कोई भी नहीं है, और सिर्फ ये आपका अपमान नहीं है, अपमान मेरा भी है कि दक्ष ने आपको इस यज्ञ में नहीं बुलाया। शिव कुपित हो जाते हैं। वो अपने जो व्हीकल है उनका, जो नंदी, उस पर सवार होते हैं और वो यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। जब यज्ञ भाग रहा हो, बात पर ध्यान दीजिएगा, कोई इंसान नहीं भाग रहा है, यज्ञ भाग रहा है, क्योंकि ये कहानियाँ पैराबल्स हैं। तो जब यज्ञ भाग रहा है और शिव ने उसे अपने तीर से मार गिराया, उस तीर मारते समय शिव के फॉरहेड पे यानी लीलार पे एक पसीना आ गया, और वो पसीना जब धरती पे गिरा तो उससे उत्पन्न हुआ एक भीषण इंसान जिसकी आंखें लाल थी, ब्लड शॉट आइज़, और वो दिखने में काफ़ी भयंकर था, और उसका नाम पड़ा फीवर यानी बुखार। यहाँ से उत्पत्ति हुई बुखार की। इस अध्याय पे ये किताब समाप्त होती है। एंड नोट्स दिए गए हैं किताब में जो बताते हैं कि टेक्स्ट, ये जो कहानियाँ हैं, ये कहाँ कहाँ से ली गई है। 2-3 चीज़ जो मैं जोड़ना चाहूँगा और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप महाभारत से कोई कहानियाँ लेते हैं तो ये बहुत ही अहम हो जाता है अपने रीडर्स को बताना कि वो महाभारत के किस अध्याय और किस
समय काल से आता हो। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि महाभारत किसी एक समय में नहीं लिखा गया। महाभारत 4th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक लिखा गया। उस समय काल में और कई घटनाएं घटी जिससे महाभारत ने इनकॉर्पोरेट किया या अपने में उसे समाहित किया और फिर वहाँ से अलग अलग कहानियाँ निकली। अर्थशास्त्र एक किताब जो सिर्फ अर्थशास्त्र इकॉनमी के बारे में बात नहीं करता, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, जेंडर इक्वालिटी, उसका भी इन्फ्लुएंस आपको दिखने को मिलेगा। आप जब बात करेंगे मनुस्मृति की तो हमारे यहाँ 17 मनु हुए हैं, तो आप किस मनु की बात कर रहे हैं और किस मनु की लिखी हुई बात कर रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो जब ये किताब में आपको वो एनोटेशंस, वो रेफरेंसेस और वो सिटेशंस मिलते हैं कि ये किताब की कहानियाँ और इसकी कैरेक्टर्स और उनके नाम किस अध्याय और किस समय काल से आ रहे हैं, तो आपको पता होता है कि किताब बहुत ही वेल रिसर्च्ड है। मैं आता हूँ किताब के फ्लॉज के ऊपर। ये किताब बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव है। मैंने कहा 34 अध्याय हैं, लेकिन जो इसकी थीम है हर कहानी की वो इतनी ज़्यादा रेपिटेटिव हो जाती है कि अगर आप इसमें से 15 चैप्टर्स ना पढ़ें तो भी आप किताब का कुछ मिस नहीं करेंगे। जो दूसरी फ्लॉ है इस किताब की वो ये है कि जब भी कोई कहानी बताई जा रही है तो उस कहानी की कॉन्टेक्स्ट को बताने के लिए लेखक इतनी ज़्यादा एंड नोट्स और जो उसकी विश्लेषण है अलग से हटकर उन्होंने दिया है कि आपका ध्यान भटक जाएगा। मेन कहानी छोड़ के आप उसकी एनालिसिस पे चले जाएंगे जहाँ पे राइटर बताना चाह रही हैं कि वो कहानी कैसे लिखी गई, कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कॉन्टेक्स्ट रहा और कितने कैरेक्टर्स रहे और वो कहाँ से ली गई। तो आप हर पैराग्राफ, हर 2 पैराग्राफ के बाद ऑथर कमेंट्री पढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं, जिससे किताब की जो ल्यूसिडिटी है और जो रीडेबिलिटी है वो घट जाती है। तीसरी जो फ्लॉ है इस किताब की वो ये है कि ये 4th सेंचुरी बीसी और 4th सेंचुरी एडी को 21वीं शताब्दी के दृष्टिकोण से देखती है, यानी कि हिस्ट्री इज़ बीइंग इंटरप्रेटेड थ्रू द स्क्रीन ऑफ 21st सेंचुरी। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ जब आपको जो बताई जाती है वो ये है कि आप इतिहास पे आज कभी भी प्रत्यारोपित यानी सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। इतिहास को ऑब्जेक्टिवली पढ़ा जाता है और उस पर कोई भी विचारधारा या कोई भी वैसी विचार आप उस पर प्रत्यारोपित नहीं करते हैं जो कि मॉडर्न रहा हो। अगर आप एक फेमिनिस्ट लेंस से 4th सेंचुरी बीसी की कहानियाँ को पढ़ने जा रहे हैं या उस पर लिखने जा रहे हैं तो आपको बहुत फ्लॉज मिल सकता है। अगर आप आज की पॉलिटिकल थॉट के माध्यम से 4th सेंचुरी बीसी की टेक्स्ट को एनालाइज करने जा रहे हैं तो आपको हज़ारों फ्लॉज मिल सकता है। तो वेंडी डोनेगर की किताब की एक जो फ्लॉ मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आती है वो ये है कि वो जब भी भारत के इतिहास को देखती हैं वो 20th और 21st सेंचुरी के लेंस से देखती हैं, जो कि इतिहास में बिल्कुल मना होता है। मैं आता हूँ किताब की स्ट्रेंथ पे। मैंने शुरुआत में कहा कि ये किताब आज के समय के लिए बहुत ही रेलेवेंट हो। आज कुछ सप्ताह पहले या कुछ दिनों पहले जो बेंगलोर में घटना घटी कि एक पुरुष ने जिसका नाम अतुल था, उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि उन पे दबाव था एलिमनी देने का और वगैरह वगैरह, जो भी कारण रहा हो। इस कारण से हमारे समाज में एक जेंडर पे ध्रुवीकरण हुआ है। समाज 2 भागों में बट चुकी है, एक एंटी वीमेन, एक प्रो वीमेन। हमें एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत हो जब ना तो एंटी हो ना तो प्रो हो। इंसानों को इंसान की तरह देखना होगा। जेंडर इक्वालिटी आज की एक नेसेसिटी है। हमें इस बात को समझना होगा कि सेकंड सेक्स यानी विमेन, और मैं एक बात रेखांकित करना चाहूँगा कि सेकंड सेक्स पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि जब आप किसी को सेकंड सेक्स बोलते हैं तो उसमें एक मर्दों से नीचा होने का उसमें एक टोन होता है, एक रिंग होता है। तो जो 50% जिनकी भागीदारी है समाज में, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी जीवन अपने तौर और तरीक़ों से जी सकें, उनके पास एजेंसी हो। ये किसी को ये हक नहीं है कि औरतों को वो डिक्टेट करें। सो देयर हैज़ टू बी इक्वालिटी इन द सोसाइटी। और उसी समय में हमें ये भी समझना होगा कि अपने हित के लिए या अपने स्वार्थ के लिए आप किसी दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। तो ये किताब इसलिए रेलेवेंट है हमारे समय में पढ़ना, ताकि हम ये समझ सकें कि जो औरतों का हमारे समाज में इवोल्यूशन रहा है 4th सेंचुरी बीसी टू 21st सेंचुरी आज के समय में, उसकी कॉन्टेक्स्ट क्या रही है, उनकी स्ट्रगल क्या रही है, उनकी एजेंसी रही है कि नहीं रही है, और उन्हें कौन सी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारे समाज में प्रगति ज़्यादा अच्छे से होगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो
महिला हूँ। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी क्रिसमस टू ऑल आवर व्यूअर्स। आप हमारा वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।